हेलो, मेरा नाम डॉक्टर नीति चौहान, स्माइल नेशनल महिला कॉलेज के बीएड विभाग में मैं आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ आप सबके सामने माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग जैसा नाम से प्रेजेंट है, शिक्षण का छोटा रूप अर्थात सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग आज एक ऐसा नवाचार पाठ्यक्रम है जो बीएड के सभी कॉलेजों में यानी सभी बीएड प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से संचालित है। और ये जितने भी बीएड पाठ्यक्रम हैं, उन सभी बीएड पाठ्यक्रमों में जितने भी पेडागॉजिकल सब्जेक्ट चल रहे हैं, उन पेडागॉजिकल सब्जेक्ट्स में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये माइक्रो टीचिंग है क्या। माइक्रो टीचिंग अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में वो नवाचार है जो शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में आज वरदान साबित हो रहा है। ये एक ऐसी शिक्षण प्रविधि है जिसमें शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी छात्रों के अंदर शिक्षण दक्षता विकसित करना सिखाया जाता है। शिक्षण, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण जो है एक सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे शिक्षण कौशल सम्मिलित होते हैं, जैसे कि उद्देश्य कथन या लेखन, शामपट लेखन मीन्स प्रस्तावना कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, प्रदर्शन, व्याख्यान करना, छात्र सहभागिता, उद्दीपन परिवर्तन या खोज प्रश्न कौशल। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे कौशल होते हैं जो शिक्षण के अंतर्गत एक साथ सम्मिलित किए जाते हैं। यानी जब आवश्यकता होती है जिस कौशल की, उस समय शिक्षण करते समय शिक्षक उन कौशलों को यूज करता है। अध्यापक शिक्षा में छात्रों को उन सभी शिक्षण कौशलों में दक्ष किया जाता है, उन सभी शिक्षण कौशलों में निपुण बनाया जाता है जिनकी शिक्षक अपने शिक्षण करते समय आवश्यकता महसूस करता है या पढ़ाते समय जिन शिक्षण कौशलों का वो प्रयोग करता है। लेकिन इस माइक्रो टीचिंग प्रक्रिया में, जैसा नाम है सूक्ष्म शिक्षण या शिक्षण का छोटा रूप, तो इस माइक्रो टीचिंग की प्रक्रिया में शिक्षण प्रशिक्षण कराते समय एक साथ सभी कौशलों में प्रशिक्षित नहीं किया जाता, बल्कि किसी एक कौशल में एक बार दक्ष किया जाता है और इस एक कौशल का तब तक अभ्यास कराया जाता है। कौशल कोई भी हो सकता है, अभी बहुत सारे ऐसे काम जो शिक्षण करते समय शिक्षक करता है, उनमें से किसी एक कौशल में दक्ष कराया जाता है और वो कौशल तब तक संचालित होता है या तब तक वो शिक्षक उस छात्र को उस कौशल में दक्ष करने का प्रयास करता है जब तक कि उस छात्र के अंदर वो कौशल विकसित नहीं हो जाता। अब ये प्रोसेस कैसे काम करता है, यानी माइक्रो टीचिंग साइकिल पूरी कैसे चलती है, इसका क्या इतिहास है, कहाँ से ये शुरू किया, इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास, ये कहाँ से शुरू हुआ। तो इसका विकास जो है सबसे पहले जब शुरू हुआ, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में सन 1961 में कुछ काम करते थे जिनका नाम था एलन, एचिसन और बुश। इनके संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप वहां पर इसका विकास हुआ। एलन ने सर्वप्रथम संयुक्त रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यासक्रम, ये नाम था, इन्होंने ये नाम ना दे करके इसको नाम दिया संकुचित अध्ययन अभ्यासक्रम शुरू किया, जिसमें एक स्टूडेंट 5 से 10 छात्रों के एक छोटे से ग्रुप को एक छोटे से पाठ के माध्यम से पढ़ाता था। यानी पाठ भी छोटा होता था, स्टूडेंट्स की संख्या भी छोटी होती थी और वो स्टूडेंट उन छात्रों को थोड़े समय के लिए थोड़े से पाठ को पढ़ाता था। और जिन स्टूडेंट्स को वो पढ़ाता था वो उसके अपने साथी होते थे, लेकिन वो छात्र उन छोटे बच्चों की भूमिका निर्वाह करते थे जिसके लिए वो पाठ तैयार किया गया है। एलन ने इस उपागम की बहुत विशद व्याख्या करी और बारीकी से इस चीज को समझाया, इसलिए उनको सूक्ष्म शिक्षण और इस प्रोसेस को सूक्ष्म शिक्षण नाम भी दिया, इसलिए एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। भारत में 1967 में
आप देखिए वहां पर 1961 में शुरू हुआ उनके प्रयास से। भारत में 1967 में डीडी तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया। उसके बाद केएस बड़ौदा, डॉक्टर बीके पासी, डॉक्टर एलसी सिंह, डॉक्टर मेनन ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में आगे काम किया और महत्वपूर्ण योगदान भी इस चीज को बढ़ाने के लिए उन्होंने किया। अब ये जो सूक्ष्म शिक्षण साइकिल है इसको अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं उस पूरी साइकिल में क्या होता है या ये पूरी साइकिल कितने स्तरों में काम करती है। तो सूक्ष्म शिक्षण के 3 स्तर हैं। सबसे पहला है ज्ञानार्जन स्तर। ज्ञानार्जन स्तर मीन्स ज्ञान को अर्जित करने का स्तर। इसको कहते भी ज्ञान अर्जित करने का स्तर ही है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले शिक्षक जो प्रशिक्षक होता है, जो छात्रों को सिखा रहा है टीचिंग, वो शिक्षक छात्रों के सामने किसी एक कौशल पर, कौशल कोई भी हो सकता है जैसे प्रस्तावना कौशल या व्याख्यान कौशल या शामपट लेखन, कोई भी हो सकता है, या दृष्टांत कौशल, कोई भी एक कौशल हो सकता है। तो शिक्षक छात्रों के सामने किसी एक शिक्षण कौशल पर आधारित एक छोटा सा पाठ एक आदर्श पाठ के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी एक आइडियल पाठ को स्टूडेंट्स के सामने वो प्रशिक्षक प्रेजेंट करता है और जो छात्र होते हैं वो शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए उस आदर्श पाठ का बारीकी से अवलोकन करते हैं और उसके संदर्भ में ज्ञान अर्जित करते हैं कि जब वो अपना पाठ पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे और किस तरीके से उनको अपने पाठ की प्लानिंग करनी है। यहाँ ये ध्यान रखना है ये जो पाठ है वो उस विशेष शिक्षण कौशल पर ही आधारित होना चाहिए जो शिक्षक ने उन्हें पढ़ाया है। वहां पर स्टूडेंट जो है अपना कंटेंट बदल सकता है। जैसे अगर हम साइंस के सब्जेक्ट की बात करें और व्याख्यान कौशल की बात करें तो टीचर ने दिया था ऊर्जा पर, एक लेक्चर दिया, ऊर्जा पर व्याख्यान देना है और बच्चों ने जो तैयार किया, किसी ने बल पर किया, किसी ने ऊर्जा पर किया, किसी ने सौर ऊर्जा पर किया, किसी ने गतिज ऊर्जा पर किया, कुछ भी हो सकता है, कंटेंट डिफर हो सकता है लेकिन कौशल वही होना चाहिए। ठीक है, तो छात्र शिक्षक द्वारा प्रस्तुत आदर्श पाठ का अवलोकन करके ज्ञान को अर्जित करते हैं। क्योंकि वो ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं इसलिए इस स्तर को ज्ञान को अर्जित करने का स्तर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कौशल अर्जन स्तर। इसको अभ्यास स्तर कहते हैं। इस स्तर में क्या किया जाता है, छात्र शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए आदर्श पाठ जो इसके अंदर प्रस्तुत किया गया था उस आदर्श पाठ को ध्यान में रखकर अपने विषय की पाठ्य वस्तु से संबंधित कोई भी पाठ योजना लघु होती है, शिक्षण का लघु रूप है तो लघु ही होगी। तो इस स्तर पर छात्र शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए आदर्श पाठ को ध्यान में रखकर अपने विषय की पाठ्य वस्तु से संबंधित कोई एक लघु पाठ योजना तैयार करता है और सीमित छात्रों की कक्षा में सीमित समय तक उस शिक्षण कौशल का अभ्यास करता है। ठीक है, तो क्योंकि ये अभ्यास कर रहा है किसका, पढ़ाने का, किस कौशल को, जिस विशिष्ट कौशल पर उसने ज्ञान अर्जित किया था उस कौशल को पढ़ाने का वो इस स्तर में अभ्यास करता है, इसीलिए इस स्तर को अभ्यास स्तर कहा जाता है। नेक्स्ट और थर्ड लेवल है स्थानांतरण स्तर। इसको पुनर्बलन स्तर भी कहते हैं क्योंकि इस स्तर में क्या होता है, जो इसने पढ़ाया स्टूडेंट ने, जो छात्र ने आदर्श पाठ को ध्यान में रखकर एक छोटा पाठ छात्रों को पढ़ाया और उस छात्रों को जब उसने पढ़ाकर हटा तो जो उसका ट्रेनर है, जो उसका प्रशिक्षक है, वो उसके पढ़ाए गए पाठ का अवलोकन करता है, मूल्यांकन करता है और उसको बताता है कि आपकी क्या कमी रही और क्या आपको इसमें सुधारना है। तो इस स्तर में उसको फीडबैक या पृष्ठ पोषण दिया जाता है
इस सुझावों को फीडबैक या पृष्ठपोषण कहते हैं। तो वो फीडबैक दिया जाता है जब तक कि उस छात्र में वो शिक्षण कौशल विकसित नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये सूक्ष्म शिक्षण के 3 स्तर थे। ज्ञानार्जन स्तर अर्थात ज्ञान को अर्जित करने का स्तर, दूसरा कौशल अर्जन स्तर अर्थात अभ्यास स्तर, और तीसरा स्थानांतरण स्तर अर्थात पुनर्बलन स्तर। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी जैसे बताया था कि माइक्रो टीचिंग कैसे किन स्टेप्स में चलती है बताएंगे। तो माइक्रो टीचिंग के ये 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्लानिंग ऑफ माइक्रो लेसन प्लान, वो प्लानिंग करेगा स्टूडेंट, दूसरा टीचिंग, तीसरा फीडबैक, चौथा रीप्लानिंग, पांचवा रीटीचिंग और छठा रीफीडबैक। ठीक है, ये 6 स्टेप्स होते हैं और इन 6 स्टेप्स में पूरी एक माइक्रो टीचिंग साइकिल कंप्लीट होती है। अब ये इस तरीके से ये घूमती है, प्लानिंग करेगा, टीचिंग करेगा, फीडबैक प्राप्त करेगा, फिर उस फीडबैक के सुझावों को ध्यान में रखकर रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। ठीक है, अब इसमें एक एक स्टेप को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग ऑफ माइक्रो लेसन प्लान। ठीक है, इसमें ये माइक्रो टीचिंग का फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इससे पहले क्या हो चुका, इससे पहले शिक्षक ने किसी माइक्रो लेसन प्लान या किसी विशिष्ट कौशल से संबंधित एक पाठ्य योजना प्रस्तुत करी छात्रों को, यानी कि एक आदर्श पाठ प्रस्तुत किया और उसके बारे में जानकारी दी। कोई भी एक विशिष्ट शिक्षण कौशल हो सकता है, उस टीचिंग कौशल पर पाठ्य योजना तैयार की, उस पाठ्य योजना को बताया छात्रों को और उससे संबंधित ज्ञान दिया। छात्र उस पाठ्य योजना से संबंधित जो भी शिक्षक ने बताया, शिक्षक के द्वारा बताए गए विशिष्ट कौशल से संबंधित पाठ को वो तैयार करता है स्टूडेंट। फिर उस पाठ को, जो तैयार पाठ है, उस पाठ्य योजना को निर्धारित कौशल को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्य योजना बनाता है, लेकिन बनाते समय वो पाठ्य वस्तु को की समय सीमा को भी निर्धारित करता है, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए बनाई गई है, और पाठ के भाग को भी निर्धारित करता है, अर्थात थोड़ा पाठ थोड़े समय के लिए उस विशिष्ट शिक्षण कौशल के ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी काम जैसे कहा भाई प्रस्तावना कौशल है और आप इसमें व्याख्यान दें, नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे प्रस्तावना कौशल है तो प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य होता है पाठ को पढ़ाने से पूर्व छात्र के पूर्व कक्षा से संबंधित ज्ञान को जानना, ये जान लेना। प्रस्तावना के अंदर शिक्षक ये जानने का प्रयास करता है कि छात्र को उस पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान कितना है, वो उसके बारे में पहले से क्या जानता है। तो इस उद्देश्य से वो पाठ्य वस्तु से संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है, कुछ बातें क्लियर करता है और उस पूर्व ज्ञान को जानकर छात्रों के पूर्व ज्ञान को जो वो पढ़ाएगा उससे संबंधित उस नए ज्ञान से जोड़ता है। तो इसमें प्रस्तावना कौशल को जब वो ग्रहण करता है या जब प्रस्तावना कौशल का पाठ पढ़ाता है तो उसमें इन बातों को ध्यान रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पद में शिक्षक जो प्लानिंग है, इसमें प्लानिंग के अंदर जब शिक्षक पाठ पढ़ाता है, शिक्षक पाठ की योजना बनाने को कहता है, तो वो उसी शिक्षण कौशल को ध्यान में रखकर पाठ्य योजना तैयार करता है जिस शिक्षण कौशल के लिए उसे पाठ्य योजना का निर्माण करने को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है शिक्षण। अब उसने योजना तैयार कर ली स्टूडेंट ने, तो इसमें क्या करता है, नेक्स्ट में वो इस पद में छात्र तैयार सूक्ष्म पाठ्य योजना को 5 से 6 मिनट के समय में वास्तविक कक्षा के 5 से 10 छात्रों को पढ़ाता है और जो पर्यवेक्षक होता है या जो उसका टीचर होता है वो उस शिक्षक के शिक्षण की स्थिति का अवलोकन करके उसकी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करता है। ये जांचता है कि वो जिस शिक्षण कौशल से संबंधित योजना को तैयार करके लाया है और जो वो पढ़ा रहा है
उसमें वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, उसमें वो ये करने का प्रयास करता है। अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फीडबैक। टीचर ने सेक्शन करते समय स्टूडेंट को देख लिया कि उसने क्या गलती करी, उसका मूल्यांकन अपने पास नोट कर लिया करके कि उसने क्या गलती करी, और अब इसको इस पद में वो क्या करता है, शिक्षक छात्र के कक्षागत व्यवहार की समीक्षा करता है और उसके द्वारा जो गलतियां या जो अच्छाइयां पाठ पढ़ाते समय की गई हैं उनसे छात्रों को अवगत कराता है, बताता है कि आपने ये गलत किया, इसको कैसे सुधारे, उससे संबंधित उसको सुझाव देता है। क्योंकि इसमें छात्र के कक्षागत व्यवहार की समीक्षा की जाती है, इसलिए ये जो है सूक्ष्म शिक्षण की आत्मा कहलाता है। ये पद सूक्ष्म शिक्षण की आत्मा कहलाता है क्योंकि मेंस जो सुधार होता है वो इसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है अब रीप्लानिंग। फीडबैक में जो सुझाव उसको दिए गए थे स्टूडेंट को, उन सुझावों को ध्यान में रखकर वो छात्र उस टीचिंग स्किल से संबंधित पाठ को दोबारा से तैयार करता है, उन कमियों को ध्यान में रखते हुए और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हुए या तो उसी प्रकरण पर या किसी दूसरे टॉपिक पर दोबारा से नई पाठ्य योजना का निर्माण करता है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखता है कि जो कमियों को सुधारने के लिए जो सुझाव फीडबैक के दौरान शिक्षक के द्वारा उसे दिए गए थे, उन सुझावों को ध्यान में रखकर पहले की गई कमियों को दूर करने का प्रयास करते हुए वो दोबारा से योजना को बनाता है। अब रीटीचिंग, जो उसने दोबारा योजना तैयार करी, दोबारा पाठ बनाया, इस रीटीचिंग में वो दोबारा से छात्रों के सामने अपनी त्रुटियों को सुधारते हुए निश्चित समय तक शिक्षण करता है और पर्यवेक्षक उसी तरीके से दोबारा उसका अवलोकन करता है और उसके द्वारा की गई कमियों को दोबारा से नोट करता है। फिर दोबारा से वही रीफीडबैक, अब फिर से शिक्षक छात्र के शिक्षण का मूल्यांकन जो उसने किया, उस मूल्यांकन में पाठ की समाप्ति पर फिर से उसे उसकी अच्छाइयों और उसकी बुराइयों अर्थात उसके द्वारा किए गए अच्छे व्यवहार और उसके द्वारा की गई कमियों को नोट करके उसके द्वारा की गई शिक्षण क्रियाओं से उसको अवगत कराता है कि आपने ये सही किया और ये आपने गलत किया। और ये जो पूरा साइकिल है, ये अभी जैसे इसमें पूरी साइकिल एक साइकिल की तरह चलती है, जिसमें पहले प्लानिंग, टीचिंग, प्लानिंग करी, शिक्षक ने जो बताया उसके अनुसार उसने अपने स्टूडेंट ने अपने पाठ की प्लानिंग करी, प्लानिंग करके वो फिर से टीचिंग करी, फिर उसके बाद टीचिंग की, टीचिंग के दौरान शिक्षक ने उसका फीडबैक किया, उसको देखा, उसका अवलोकन किया और उसे फीडबैक दिया। फीडबैक में जो उसे सुझाव दिए गए थे, उन सुझावों के द्वारा या उन सुझावों को ध्यान में रखकर उसने दोबारा से रीप्लानिंग करी, दोबारा अपना पाठ तैयार किया उसी टॉपिक पर या टॉपिक अदर भी हो सकता है। उसने दोबारा से रीप्लानिंग करी, प्लानिंग के बाद उसने फिर से टीचिंग करी अपने शिक्षक के सामने, शिक्षक ने फिर से उसके पाठ का मूल्यांकन किया, उसकी कमियों को नोट किया और रीफीडबैक में उसके द्वारा किए गए कक्षागत व्यवहार से उसे अवगत कराया, उसकी कमियों और उसकी अच्छाइयों को नोट किया और उसे बताया कि आपने ये सुधार लिया और ये नहीं सुधारा। और इसके बाद उसने उन सुझावों को ध्यान में रखकर दोबारा से प्लानिंग करी और दोबारा से वही चालू हो जाता है। कब तक? जब तक कि उसके अंदर छात्र संबंधित शिक्षण कौशल में दक्षता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, अर्थात ये साइकिल जो अभी आपने देखी, ये साइकिल तब तक चलती रहती है किसी एक शिक्षण कौशल के लिए जब तक कि उसके अंदर वो शिक्षण कौशल दक्षता प्राप्त नहीं कर लेता। जब तक छात्र उस शिक्षण कौशल में दक्ष नहीं हो जाता,
तब तक ये साइकिल चलती रहती है। वो बार बार पाठ की प्लानिंग करता है, टीचिंग करता है, फीडबैक प्राप्त करता है, फिर से रीप्लानिंग करता है, फिर से रीटीचिंग करता है, फिर से रीफीडबैक प्राप्त करता है, जब तक कि उसके अंदर वो शिक्षण कौशल विकसित नहीं हो जाता। और जब वो शिक्षण कौशल विकसित हो जाता है तब वो दूसरे शिक्षण कौशल के लिए सेम यही प्रोसेस शुरू कर देता है। इस तरीके से अलग अलग शिक्षण कौशलों के लिए ये साइकिल चलती रहती है और सभी शिक्षण कौशलों को उसके अंदर इस माइक्रो टीचिंग साइकिल के द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, अब ये जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है पूरी, ये कैसे कैसे होती है अब ये बता दूं। सबसे पहले टीचर ने प्रस्तुत किया, टीचर ने अपने पढ़ाते समय एक आदर्श पाठ प्रस्तुत कर दिया और उसमें क्या ध्यान रखना है क्या नहीं ध्यान रखना वो बता दिया। उसको टाइम के अंदर बाउंड नहीं किया जाता। दूसरा, जो उसने बताया यहाँ पर प्लानिंग आज बताई, कहा घर से तैयार करके लाना। कोई स्टूडेंट पहली प्लानिंग में 5 मिनट लेता है, कोई 10 मिनट लेता है, उसका टाइम भी इसके अंदर मैनेज नहीं किया। यहाँ मैनेज कब से किया? टीचिंग साइकिल से। प्लानिंग करके जब वो लाया तो वो 5 से 6 मिनट के लिए पढ़ाता है। तो ये पूरी माइक्रो टीचिंग साइकिल का टाइम है। टीचिंग सेशन को 6 मिनट का टाइम दिया गया, फिर फीडबैक सेशन को फिर 6 मिनट का टाइम दिया गया, रीप्लानिंग सेशन 12 मिनट, फिर री टीचिंग सेशन फिर से 6 मिनट, फिर उसके बाद री फीडबैक सेशन फिर 6 मिनट। इस तरीके से ये जो पूरा टाइम साइकिल है, टोटल जो ये माइक्रो टीचिंग साइकिल है, एक माइक्रो टीचिंग साइकिल का जो टोटल टाइम है वो 36 मिनट का निर्धारित है। पहले थोड़ा ऊपर नीचे था, अब के समय में ये माइक्रो टीचिंग साइकिल 36 मिनट के समय में निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल जो है ये किन किन टीचिंग अभ्यास में यानी किन किन शिक्षण कौशलों में दक्षता प्रदान करती है। तो माइक्रो टीचिंग साइकिल जो है, सबसे पहले अभी बताया कि माइक्रो टीचिंग साइकिल जो है हमारे भारत में बीके पासी ने 13 शिक्षण कौशलों को दिया था, जिन 13 शिक्षण कौशलों पर ये माइक्रो टीचिंग साइकिल बनाई जाती है। यानी शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान 12 से 13 शिक्षण कौशलों को विकसित करने का प्रयास शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। अब हम बात करें माइक्रो टीचिंग के गुण और दोषों की। गुण तो ये हैं, सबसे पहले तो माइक्रो टीचिंग साइकिल एक ऐसा पाठ्यक्रम है या एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत प्रशिक्षक जो है वो छात्रों के अंदर शिक्षण से संबंधित सभी कौशलों को एक एक करके विकसित करने का प्रयास करता है। ये एक ऐसी प्रविधि है जो आज लगभग सभी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रसारित हो रही है। इसमें इस शिक्षण कौशल प्रविधि में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो छात्र होते हैं वो शिक्षण में दक्षता विकसित करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है, सारे शिक्षण कौशलों को एक साथ विकसित नहीं किया जाता, बल्कि एक एक शिक्षण कौशल को क्रमशः एक एक करके विकसित किया जाता है और फिर एक संपूर्ण शिक्षण में उन सभी शिक्षण कौशलों को जोड़ दिया जाता है और शिक्षण को सम्मिलित कर दिया जाता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग साइकिल में एक एक करके सभी शिक्षण कौशलों में दक्ष किया जाता है और माइक्रो टीचिंग साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो तब तक कंटिन्यूअसली चलती रहती है जब तक कि छात्र के अंतर्गत या छात्र के अंदर उस विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास नहीं हो जाता। शिक्षण प्रशिक्षण में एक साथ सभी शिक्षण कौशलों को विकसित नहीं किया जा सकता, एक शिक्षण कौशल में किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके दोष की। तो सूक्ष्म शिक्षण के दोष क्या हैं? गुणों की तो बात कर ली, गुणों में तो बता दिया कि जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है वो क्या करती है। माइक्रो टीचिंग साइकिल
छात्रों में एक एक करके कौशल को विकसित करने का प्रयास करती है। माइक्रो टीचिंग साइकिल वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जो कक्षागत व्यवहार को एक तरीके से कृत्रिम कक्षागत व्यवहार को वास्तविक रूप प्रदान कर देती है, यानी वास्तविक कक्षा का दर्शन उसे पहले ही करा देती है माइक्रो टीचिंग साइकिल। तो गुण तो इसके हमने देख लिए बहुत सारे हैं, अब दोष भी तो कुछ होंगे। दोष भी है, हाँ। क्या है माइक्रो टीचिंग साइकिल के दोष? सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, छात्र संख्या, पढ़ाने का समय और पाठ्यक्रम, उन सबको कम करके कक्षा के वास्तविक वातावरण को बदल दिया जाता है। यानी कि जो कक्षा का वास्तविक वातावरण है वो माइक्रो टीचिंग साइकिल के दौरान होता ही नहीं है। वो टीचिंग तो करता है, पढ़ाता तो है, पर एक कौशल को पढ़ाता है, अपने ही सामने बैठे अपने ही छात्रों को पढ़ाता है और पाठ्यक्रम को, थोड़े से पाठ्यक्रम को पढ़ाता है, तो उसे जो वास्तविक कक्षा का अनुभव होता है वो माइक्रो टीचिंग साइकिल के दौरान नहीं मिल पाता। एक दोष तो ये हुआ। दूसरा, सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों को प्रतिपुष्टि दी जाती है, फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक के दौरान उन्हें बताया जाता है कि आपने ऐसा व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार नहीं किया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट होता है उसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, उसका चलने बैठने का तरीका अच्छा नहीं है, उसका छात्रों से इंटरेक्शन का तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें कमी क्या है उसको एग्जैक्टली या तो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, ऑडियो टेप के माध्यम से बताया जा सकता है, पर उन चीजों का अभाव होता है तो छात्र को उसकी वास्तविक स्थिति का परिचय उसको नहीं दे सकता वो। क्यों? क्योंकि इन चीजों का अभाव है। दूसरा क्या है, अब जैसे बताया कि बीके पासी ने 13 स्किल्स दिए थे, 13 स्किल्स को मतलब कराने में, एक एक करके कराने में बहुत सारा समय लग जाएगा। एक छात्र एक शिक्षण कौशल के अभ्यास में 36 मिनट का समय लेगा एक साइकिल को पूरा करके, और हो सकता है 36 मिनट में वो एक टीचिंग स्किल को कर भी ना पाए, तो इसका मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तीसरा क्या है, कभी कभी प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों के अभाव के कारण भी छात्रों को सही शिक्षण कौशल या सही पृष्ठ पोषण भी नहीं मिल पाता शिक्षण कौशल से संबंधित कि उसने क्या किया है, वो सही जानकारी उसे नहीं मिल पाती, इसलिए इसके ये दोष भी हैं। तो आपने देखा, अभी हमने बताया इसमें माइक्रो टीचिंग है क्या, माइक्रो टीचिंग का इतिहास, माइक्रो टीचिंग की पूरी साइकिल आपने पढ़ी, हमने समझी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।